हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है साउंड। यस, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 12 और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस। तो साउंड चैप्टर के बारे में शुरू करें इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि क्या होता है साउंड। आपने प्रीवियस ईयर भी पढ़ा होगा साउंड के बारे में कि साउंड्स क्या होते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं, कहाँ पे ट्रैवल नहीं करते हैं। ऐसी छोटी मोटी जानकारी आपको पहले से भी होगी। तो इस चैप्टर में ना हम डीपली साउंड को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको करने के लिए मिलेंगे, उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि साउंड की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम है तो पता होना चाहिए ना कि भाई साउंड है क्या एक्चुअली में। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि साउंड है क्या एक्चुअली में, डेफिनेशन किस तरीके से आपको लिखनी है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि साउंड जो होता है ना बेटा, देखो साउंड दिखाई तो नहीं देता है, ना हम उसको छू सकते हैं, ना हम उसकी शेप बता सकते हैं कि साउंड कैसा दिखता है। तो यहाँ पे जो साउंड है ना वो एक एनर्जी है। देखो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो साउंड होता है ना वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा है, कह सकते हो आप, एनर्जी है जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन विच मेक्स अस टू हियर। लेकिन साउंड की वजह से ही हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सुन पाते हैं। अगर साउंड ही ना हो तो हमारे ईयर्स जो है, कान जो है वो बेकार हो जाएगा। एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि ऑल्सो साउंड ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स, कि जो साउंड है ना वो ट्रैवल करता है किसमें, वेव्स के थ्रू। ऐसी वेव्स बनी होती हैं साउंड्स की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है कि जो साउंड है वो ट्रैवल करता है थ्रू वेव्स, और ये एक काइंड ऑफ एनर्जी होता है विच मेक्स अस टू हियर, जो सुनने के लिए हमारे जरूरी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। साउंड की डेफिनेशन पता चल गया कि ये एनर्जी है और ये वेव्स के थ्रू जो होता है वो ट्रैवल करता है। देखिए, ये हैंड रिटन और बिल्कुल ही लेटेस्ट नोट्स हैं आपके, जो न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं 2024 एंड 5 का। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कैसे प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे करोगे आप, कैसे साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, यहाँ पे आपको बेसिकली ये बताना है। देखो, प्रोडक्शन ऑफ साउंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। आप सोचो क्या करोगे कि साउंड जो है वो क्रिएट हो। या तो आप क्या कर सकते हो, देखो, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन। ये वाला वर्ड ध्यान रखना भाई, कि ये जो साउंड होता है ना, अगर आपको साउंड प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले ना आपको वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं होने वाली। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है वो वाइब्रेशन से होता है। और वाइब्रेशन कैसे हम कर सकते हैं, बाय हिटिंग, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी चीज को अगर हम हिट करते हैं या खींचते हैं, पुल करते हैं, तो इस तरीके का जब फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन आती है, और वाइब्रेशन आने से क्या होता है, साउंड की प्रोडक्शन होती है, या आप कह सकते हो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रोपेगेशन का मतलब होता है एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप कह सकते हो कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड होता है। अब प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको, ध्यान से ये सारे पॉइंट्स है ना आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेंगे। बहुत ही जरूरी और सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पे चैप्टर करा रही हूँ। The matter or the substance through which sound is transmitted is called medium। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोपेगेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसी कोई भी चीज, मैटर या सब्सटेंस जिसके थ्रू जो साउंड है वो ट्रैवल कर रही है, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मीडियम बोल रहे हैं। मतलब मीडियम के थ्रू जो है वो साउंड ट्रैवल कर रही है। वही सेकेंड पॉइंट है कि द मीडियम कैन बी सॉलिड। और ये जो मीडियम है ना जिससे साउंड ट्रैवल कर रहा है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों चीजों से हमारा जो साउंड है वो ट्रैवल करेगा। और जो साउंड होता है वो मूव्स करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन। पॉइंट ऑफ जनरेशन मतलब मान लो मैंने यहाँ पे हिट किया तो यहाँ से जो साउंड है वो क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, और जाएगा कहाँ तक, टू द लिसनर, यानी कि कानों तक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साउंड जो मूव करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। ठीक है,
और क्या है कि जो साउंड है वो कंसीडर करते हैं हम एज अ वेव, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था कि जो साउंड होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, एनर्जी है, बट वो जो ट्रैवल करती है वो ऐसे वेव के थ्रू में जो है ट्रैवल करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड साउंड वेव रिक्वायर्ड अ मीडियम, और जब ये वेव आ रही है तो इसको कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए ही चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकता है ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा अगर कोई ऐसी जगह जहां पर ये तीनों में से कुछ भी ना हो, जैसे वैक्यूम हो, तो साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी, लाइक स्पेस, ठीक है। चलो ये चीज हमारी हो गई क्लियर। अब हम बात करेंगे साउंड वेव्स की, कि साउंड वेव्स क्या होती हैं। देखो दो तरह की वेव्स होती है हमारी, पहले तो आपको ये ध्यान रखनी होगी। पहले तो ये देख लो कि साउंड वेव्स जो होती है वो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती है। कैसी वेव्स होती है? मैकेनिकल। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स इसलिए है क्योंकि इट रिक्वायर्स अ मीडियम। और हाँ, जितनी भी वेव्स जिनको किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारी वेव्स हमारी होती है मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पे जो साउंड है हमारा, उसको कोई ना कोई मीडियम ही चाहिए। तो जो मीडियम हमें चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो साउंड वेव्स होती है वो हमारी क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स होती है, एज अ मैकेनिकल वेव यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो मैकेनिकल वेव्स है ना, वो भी टू टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो आगे चल के हम इन दोनों ही वेव्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो हमारी साउंड वेव्स है वो मैकेनिकल वेव तो है, लेकिन क्या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है। चलो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ही पढ़ लेते हैं। बिल्कुल हम आपके एनसीईआरटी के किताब के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, एक भी टॉपिक आपका इधर से उधर नहीं होने वाला। आप चाहो तो टॉपिक खोल के बैठ सकते हो। और बुक में भी इतनी इजी वर्ड्स और इतनी इजी तरीके से आपको नहीं बताया गया है जैसा कि यहाँ हैंड रिटन नोट्स में दिया जा रहा है। बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स हैं ये, आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ये अवेलेबल करा देंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जब भी पैरेलल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है किसकी? पार्टिकल ऑफ मीडियम की, तो ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन जो होता है वो पुश करता है कंप्रेशन इन द एयर, वेयर हाई कंप्रेशन डिनोट्स विद, देखो यहाँ पे जो हाई कंप्रेशन होगा उसको सी से डिनोट करते हैं, और जो बैक हमारा लो प्रेशर होगा उसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये वेव्स है जहां पर हाई कंप्रेशन, मतलब देखो यहाँ पे एकदम पास पास है, हाई कंप्रेशन है, और यहाँ पे देखो ये दूर दूर है, फिर पास पास कर देती हूँ, ठीक है, फिर ये दूर दूर कर देती हूँ। मतलब ये जो हाई कंप्रेशन है इसको तो हम सी से डिनोट करेंगे, ये जो लो कंप्रेशन है इसको आर से। तो सी आर, फिर यहाँ पे क्या हो गया? सी, फिर यहाँ पे क्या हो गया? आर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और क्या है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। तो अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ सी एंड आर, यानी कि हमारा जो साउंड है यहीं से क्लियर हो रहा है कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ना कि ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि हमारी जो साउंड की वेव्स होती हैं वो इसी तरीके से बनती हैं। किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस करते हैं तो सीरीज बनती है सी और आर की, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, सीरीज बनी है, सी है कहीं पे, आर है कहीं पे, सी है कहीं पे, आर है। अगर मैं यहाँ पर अगर अपने हाथ को मैं यहाँ पे पटकती हूँ और एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे जो वेव बन रही है ना, वहाँ पे कहीं पे तो हाई प्रेशर होगा और कहीं पे लो प्रेशर होगा। तो जहाँ पे हाई प्रेशर है उसको हम सी से डिनोट करेंगे कंप्रेशन को, और जहाँ पर लो है उसको आर से करेंगे। तो साउंड यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो 1 MCQ में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो साउंड वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या ट्रांसवर्स वेव हैं, तो वहां पर आपको क्लियर है। देखो यहाँ पर भी बना के दिखाया हुआ है, नीचे देख सकते हो आप। ये आपका हो गया हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो ये सीरीज बन रही है, और किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से इसी तरीके की सीरीज बनती है साउंड ही। और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि साउंड जो होते हैं हमारे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, ना कि ट्रांसवर्स वेव होते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसवर्स वेव भी जान लेते हैं कि क्या होता है। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि हम तो साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं और साउंड के लिए हमारे लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है ना, कि जो डायरेक्शन होती है ना, देखो डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की जो डायरेक्शन होती है वो प्रोपेगेट होती है अप एंड डाउन, जैसे अप एंड डाउन। अच्छा नीचे देख लो, यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम,
पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। और जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं ना उससे परपेंडिकुलर गिरते हैं, जो भी हमारे मीडियम है पार्टिकल का वो। इन वाटर वी कैन सी द ट्रांसवर्स वेव। तो वाटर में आप ट्रांसवर्स वेव को देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? देखो, जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो इस तरीके से कुछ लहरें उठती हैं। लहरें देखी होंगी आपने, ये देख लो, एक सेकेंड, हाँ जी, ये देखो, इस तरीके से कोई लहर उठती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पत्थर है, पार्टिकल है, वो कैसे जा रहा है? सीधे सीधे जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये मैटर है ये और जो वेव बन रही है ये दोनों के बीच में कैसा आपको दिख रहा है रिलेशन? परपेंडिकुलर, सीधा। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, आप इसको परपेंडिकुलर मानो, जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द वेव। वेव की डायरेक्शन में जो हमारा पार्टिकल है वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर। चलो यहाँ देख लो, देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप इसको सीधा समझ लो, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसी होती है ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स वेव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस थोड़ा समझ सकते हैं कि क्या होता है। और इसका एग्जाम्पल अगर देना हो तो आप वाटर का दे सकते हो कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो वाटर में आप प्रोड्यूस करते हो। बाकी साउंड के लिए आपको ध्यान रखना है क्या, कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ना कि ट्रांसवर्स वेव है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब साउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो साउंड को जो है इफेक्ट करती हैं, वो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो इट कंसिस्ट मेनली 3 कॉन्सेप्ट। तो कैरेक्टर जो है हमारे साउंड, उसमें मेनली 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। छोटी सी डेफिनेशन याद कर लेंगे कि आपके पर यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लो। इट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ, ये आप वी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रीक लेटर है जिसको हम न्यू कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, कि ये न्यू है और इससे हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपकी हर्ट्ज है, ये आप ध्यान रखेंगे। साउंड की भी एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज ही होती है। तो हम पढ़ भी तो कैरेक्टर रहे हैं ना, साउंड का ही ना। और यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर लूँ तो टाइम पीरियड ऑफ साउंड ऑफ वेव क्या होता है? टाइम टेकन बाय, देख लो पूरा दिखा देती हूँ अभी। हाँ जी, यहाँ से आपका फॉर्मूला भी आ रहा है जो कि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव क्या होता है? टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लग रहा है वो यहाँ पे टाइम पीरियड है। ये दोनों फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लो और याद कर लो। यहाँ से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइम अगर हमें निकालना हो तो 1/न्यू कर लो, और न्यू दिया हो तो 1/t कर लो। दोनों चीजें आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे साउंड की, उसके बारे में, जो कि है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ध्यान से देखिए, आपने एम्पलीफायर भी सुना होगा यहाँ पे। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो ऑफ साउंड वेव इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और थ्रो, इट रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ ए। तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो साउंड वेव का जो हाइट होता है ना, हाइट और क्रेस्ट जो नीचे की तरफ टच हो रहा है या जो ऊपर जा रहा है, उसको हम कहते हैं। जैसे यहाँ देख लो एम्पलीट्यूड, हाँ यहाँ आ जाओ। जैसे एक आपने कॉमन लाइन ले ली, बीच में कॉमन लाइन है, कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन लाइन हो गई, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? ये जो आपका साउंड वेव बन रहा है ना, इसका ये हाइट ऊपर वाला और ये नीचे का, इसके बीच की जो दूरी है ना, हाइट है ना, इसको आप क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड बोलते हो, ठीक है। और बता देती हूँ आपको, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो ऊपर एरिया है, यही तो लिखा है ना क्रेस्ट। और टफ भी कह सकते हो आप। वहां से लेकर जो बीच की लाइन है वहां तक की दूरी को आप क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड बोलते हो, ठीक है। और वेवलेंथ भी देख लो, यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो रही? दो वेव्स के बीच की जो दूरी होती है, ये इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसे क्या कहा जाता है। आगे चलते हैं। थर्ड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का वो है पिच। पिच भी सुना होगा आपने। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो जो पिच होता है ना वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैसी है। यानी कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी हाई होगी। आप यहाँ देख लो, फ्रीक्वेंसी जितनी हाई है पिच भी उतनी ही हाई होगी। और अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी क्या हो जाएगी? हमारी लो हो जाएगी। ये दोनों आप एग्जांपल्स जो है ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन फिर भी बाकी के जो टॉपिक है वो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं साउंड के। फर्स्ट है यहाँ पे लाउडनेस। क्या होता है भाई लाउडनेस? द लाउडनेस एंड द सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड डिटरमाइन बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड से ही डिसाइड होगा कि जो लाउडनेस है वो ज़्यादा है या फिर कम है। आप देख सकते हो, मान लो स्मॉल एम्पलीट्यूड है किसी चीज़ का। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्रेस्ट की जो हाइट होती है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, क्रेस्ट की हाइट कम है यानी कि लो है, तो साउंड मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो साउंड कैसी होगी? सॉफ्ट होगी, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर लार्ज एम्पलीट्यूड होता है तो साउंड जो होगी वो लाउड होगी। इट मीन्स कि जब हम तेज बोलते हैं तो जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं, क्रेस्ट की जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, और जब हम धीरे बोल रहे होते हैं तो जो क्रेस्ट की हाइट होती है हमारी, यानी एम्पलीट्यूड जो होता है वो छोटा होता है। ये यहाँ पे समझने वाली बात है। चलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा स्पीड अ। बचपन वाला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं, ये जो स्पीड और डिस्टेंस टाइम वाला था वो नहीं है यहाँ पे, तो नया फॉर्मूला है स्पीड अ, इसको याद कर लेना। आप साउंड वाले चैप्टर में इसी फॉर्मूले को यूज करके स्पीड निकालोगे। नीचे न्यूमेरिकल इक्वेशन दिया है मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड। साफ साफ सी बात बताई गई कि साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, लेस होती है लिक्विड में, और लीस्ट होती है गैस में, ठीक है। और साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। और यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला दिया हुआ है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप अब बचपन वाला फॉर्मूला याद मत रखो, यहाँ पे इसको याद रखेंगे, ठीक है। स्पीड को आप यहाँ पे डिनोट करोगे इससे, और वेवलेंथ के लिए आपको लैम्डा वर्ड दिया गया है, और फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था। देखो यहाँ पे तीनों की यहाँ पर सिंबल भी लिख दिए गए हैं और फुल फॉर्म भी लिख दी गई है, तो डाउट वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया है कि साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी दे दी है, वेवलेंथ भी दे दिया है, अब बस आपको टाइम यहाँ पे निकालना है, ठीक है, कि 1.5, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो इसको जो है आप खुद से सॉल्व करोगे। ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा। आई थिंक कि आपकी बुक के ही एग्जाम्पल से लिया गया है, बट हाँ पिछली साल इवनिंग के पेपर में सेम क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपने इसको, अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर पढ़ा है ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी इजीली आप समझ जाओगे। सेम चीज़ है दोनों में, कि साउंड जो होता है ना गेट रिफ्लेक्टेड, कि साउंड जो होता है ना वो रिफ्लेक्ट होता है किसी सरफेस से टकरा के। जैसे लाइट टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही साउंड भी जो होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है एट द सरफेस। देखो कहाँ पे? एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, वहाँ से जो आपका साउंड है वो टकराता है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। एंड फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा था लाइट वाले में। कौन कौन से? पहला लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेम लॉ आपने पढ़ा था जब आप लाइट वाले चैप्टर में कर रहे थे इसको, ठीक है। और दूसरा जो हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ है वो कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, मतलब जो रे आ रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो जा रही है, एंड द नॉर्मल, और जो नॉर्मल लाइन हम बीच में बनाते हैं, वो तीनों चीज़ें सेम पॉइंट पे आएंगी। कैसे आएंगी? नीचे देख लो, नीचे बता देती हूँ। ये देखो, देखो कितना इजी तरीके से यहाँ पे बनाया गया, और समझा भी रही हूँ आपको। मान लो ये सरफेस है, ठीक है, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब यहाँ से जो है आवाज आई है, बेल बजाई हमने, आवाज आई, ठीक है, और फिर यहाँ इस सरफेस से जो हमारा साउंड है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स ईयर तक आ रही, और बीच में हम खींच देते हैं क्या? नॉर्मल रे। तो पहला जो हमारा लॉ है वो यही कहता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरा लॉ कहता है कि ये एंगल आई, एंगल आर और ये नॉर्मल रे तीनों सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। तो ठीक है बेटा, लाई तो कर ही रहे हैं। तो जब भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आए आपका साउंड का, आप ये दोनों लॉज लिख दो, और ये वाला जो आप देख रहे हो पैटर्न बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं साउंड का। चैप्टर मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो नहीं लग रहा चैप्टर। चलो अब पढ़ते हैं इको। आप इसको एको भी बोल सकते हो, ECHO। एच यहाँ पे साइलेंट है, बस ये ध्यान रखना। एको क्या होता है? देखो,
इफ़ वी शाउट और क्लैप, अगर आप चिल्लाते हो या क्लैप करते हो नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, लाइक टॉल बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग, और अ माउंटेन, और कोई पहाड़ हो, देन व्हाट, वी हियर द सेम साउंड अगेन, तो दोबारा से वही साउंड हमें सुनाई देती है। दिस साउंड विच वी हियर, और यही साउंड जो हमें दोबारा सुनाई दे रही है, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि पहाड़ पे खड़े होकर जब आप एक बार अपना नाम लेते हो, रिफ्लेक्ट में कई बार वो आवाज़ सुनाई देती है। तो ये जो आवाज रिफ्लेक्ट में सुनाई दे रही है ना आपको बार बार, उसको हम कहते हैं एको। और ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एको हैपन, तो आंसर क्या है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कोई बड़ी चीज है? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही, सब कुछ क्लियर है, चैप्टर कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। नीचे आपके लिए 2 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 न्यूमेरिकल्स वही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैं यहाँ पे फालतू की न्यूमेरिकल्स ऐड कर ही नहीं रही हूँ, तो जो भी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ ना आपको, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रही, सिर्फ थ्योरी पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगी और फिर लंबी हो जाएगी और आप हौच पौच हो जाएंगी मतलब चीज़ें, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन मैंने ऐड जरूर कर दिए हैं कि एटलीस्ट आप खुद से जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, और हाँ, इस चैप्टर से तो थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। एको आ जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा, और प्रोपगेशन ऑफ साउंड आ जाएगा। रिवर्बरेशन क्या होता है अभी ये देख लो, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि एको और रिवर्बरेशन सेम चीज है, बट ऐसा नहीं है बेटा। देखो, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉज बाय द मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि रिवर्बरेशन में ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। जबकि जब हम पहाड़ पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे तो सिर्फ एक बार या 2 बार हमें अपना नाम दोबारा सुनाई देता है, लेकिन जब आप किसी हॉल में होते हो या खाली रूम में होते हो और कुछ बोलते हो या चिल्लाते हो तो ना आपकी आवाज गूंजने लगती है। गूंजने क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन इवन आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप। मतलब आप बोलना बंद भी कर दो ना, तब भी थोड़ी देर तक ना झन्नाटे जैसी आवाज सुनाई देती है। इसको ना मतलब रिवर्बरेशन में ना आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये वर्ड याद रखोगे। थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। मान लो इन अ बिग हॉल, हॉल में हो, स्कूल का हॉल मान लो, आप स्कूल के हॉल में हो, वहां पे ना अगर आप चिल्लाओगे तो आवाजें गूंजने लगती हैं। तो टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, तो रिवर्बरेशन को ना रिड्यूस करने के लिए जो रूफ होती हैं, जो छतें होती हैं और जो वॉल होती है, उनको कवर किया जाता है किससे? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रैपरीज। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों कवर किया जाता है इसको, या फिर रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए हॉल की छतों या दीवारों को आप किस चीज से कवर करोगे या कैसे बचाओगे, तो आप यहाँ से आंसर ले सकते हो। ठीक है, आपकी बुक का ही ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, कोई बाहर से नहीं लिया है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, अब एक चीज और है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिवर्बरेशन है ना, इसको कई बार हम यूज करते हैं, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है? रिवर्बरेशन ही तो है। तो मतलब आपके जो बुक में है ना वो ऐसे लिखा हुआ है कि यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है। अब इसको चाहे आप वो यूज ऑफ रिवर्बरेशन बोल दो, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, चीज वही है। अब इसको क्या, ये जो गूंजना है इसको आप कहाँ यूज करोगे भाई? मेगाफोन्स में यूज कर लो, हॉर्न्स में यूज कर लो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रम्पेट्स में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो गूंजना ही अच्छा लगता है ना, म्यूजिक बन जाता है। इसके अलावा और भी देख लो, डॉक्टर यूज करते हैं, जो हमारा स्टेथोस्कोप है उसमें साउंड ऑफ हार्ट बीट रीच करता है डॉक्टर ईयर तक। जब वो हमारे हार्ट बीट्स को सुनते हैं तो उनके कान तक ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन जाती है, तभी वो समझ पाते हैं कि जो हार्ट बीट्स हैं वो ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इसके अलावा जनरली जो सिनेमा हॉल्स होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। कैसे? सीलिंग को ना कर्व शेप में बना देते हैं, जो उनका छत होता है उसको ना कर्व शेप में बना देते हैं। क्यों? ताकि कोने कोने तक जो मूवी चल रही है, ये जो गाना बज रहा है ना, उसकी आवाज़ पहुँच सके। सो दैट द साउंड आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल द पार्ट्स ऑफ हॉल। तो देख रहे हो ना भाई, जो चीज़ नुकसान के लिए है हम उसका यूज़ भी कहीं अच्छी जगह पे कर रहे हैं। तो यूजेज ऑफ रिवर्बरेशन या मल्टीपल साउंड आ सकता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन आ सकता है। ठीक है, रेंज ऑफ हेयरिंग देख लेते हैं फटाफट से, कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चों वाला है। आपको पता ही है कि ह्यूमन बीइंग की जो हेयर फ्रिक्वेंसी होती है वो बिटवीन 20 के मतलब 20 HZ से लेकर
2000 HZ या 2K HZ भी कह सकते हो आपको, इसे ही ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड कहते हैं, क्योंकि इंसान सुन सकता है ना, तो इसलिए हमने कह दिया कि भाई यही ऑडिबल रेंज है, ठीक है। इसके अलावा जो साउंड होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 HZ होती है, इसको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, और जिनकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 20K HZ यानी 2000 से ज़्यादा जो HZ वाले साउंड होते हैं ना, उनको आप अल्ट्रासोनिक कह सकते हो साउंड्स, ठीक है। मतलब जो हम सुन सकते हैं सिर्फ वो ऑडिबल साउंड है, उससे कम वाला जो है मतलब 20 HZ से कम वाला आपका जो है इंफ्रासोनिक, और 20,000 से ज़्यादा वाला जो हो गया वो अल्ट्रासोनिक हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका कि ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, मतलब 20K HZ से ज़्यादा वाली जो साउंड है, उसका यूज़ क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यूजेस ऑफ 20K प्लस HZ साउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूज क्या हो जाएगा आपके अल्ट्रासोनिक साउंड का। मैंने कहा ना कि इंसानों ने हर चीज़ को यूज़ कर लिया भाई अपने फ़ायदे के लिए, तो इसका यूज़ होता है टू क्लीन ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। यूज टू डिटेक्ट द क्रैक इन मेटल ब्लॉक्स, अगर मेटल ब्लॉक्स में कोई क्रैक आ गया तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। यूज इन अल्ट्रासाउंड स्कैनर, जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं ना बॉडी ऑर्गन का, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके, फॉर गेटिंग द इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये मेडिकल साइंस में भी यूजफुल है। और यूज टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन फॉर्म इन द किडनी, यस किडनी में जो स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का ही यूज किया जाता है। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है आपका सोनार। तो सोनार क्या है, देखो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सोनार एक डिवाइस होता है, बस इतना याद रख लो। और ये जो होता है ना, डिटेक्ट करता है क्या पानी के अंदर कोई चीज़ कितनी गहराई में है, कितनी दूर है, ये सब पता करने के लिए आप सोनार का यूज़ करते हो। क्या ये इट इज़ ए डिवाइस विच यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स, बस ये ध्यान रखना कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करता है टू मेजर, क्या मेजर करता है भाई, डिस्टेंस करेगा, डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, ये ध्यान रखना कि पानी के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसका पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो भाई ये जो ह्यूमन ईयर आपको दिख रहा है ना बाहर से, ये जो कान आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होते भाई, ये तो बस बाहर दिख रहा है आपको। मेन जो चीज़ें इनके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, बता देती हूँ आपको और समझा भी देती हूँ इजी वे में। देखो जो साउंड वेव्स होती है, आपको पता है जो साउंड आती है तो वो वेव्स के थ्रू आती है, ठीक है। तो जो साउंड वेव आएगी तो वो पासिस थ्रू द ईयर कैनाल, तो हमारा जो ईयर है ना उसके कैनाल से गुजरेगी, और टू थिन मेम्ब्रेन, वहाँ पे पतली सी मेम्ब्रेन है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, और वहाँ जाके टकराएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ईयर ड्रम जो है ना हमारे अंदर है थोड़ा सा, वो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन करेगा क्योंकि साउंड आई है, एंड दीज वाइब्रेशन एम्पलीफाइड बाय 3 बोन्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि कान के अंदर भी आपको वहाँ पे 3 बोन्स मिलती हैं जो मिडल ईयर में है। कौन कौन सी, हैमर, एनविल और स्ट्रप, ये 3 आप याद रखेंगे। और ये जो वाइब्रेशन अंदर गई है ना वो एम्पलीफाई कर देती है इन तीनों बोन्स को, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और जो मिडल ईयर है हमारा, जहाँ पे ये तीनों बोन्स थी, देन ट्रांसमिट, क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है द साउंड वेव्स। साउंड वेव को ट्रांसमिट करेगा, कहाँ करेगा, आपके इंटरनल ईयर में। देखो टू द इनर ईयर, इंटरनल कह लो या इनर ईयर, इनर मतलब जो आपके बिल्कुल अंदर की साइड ईयर है वहाँ पे, और जो द ब्रेन है देन इंटरप्ट। और फिर जैसे अंदर जाएगा कान के हमारे वॉल्यूम या साउंड, जल्दी से हमारा दिमाग इंटरप्ट कर लेगा सिग्नल एज साउंड, कि भाई सामने वाले ने क्या बोला और फिर अब मुझे क्या करना है। जैसे मैं यहाँ जो भी बोल रही हूँ, आपके एड्रम से टकरा रहा है, फिर अंदर 3 बोन्स हैं उनसे टकरा रहा है, फिर आपके ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है और आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि साउंड क्या है। तो ये चैप्टर देख रहे हो आपकी रियल लाइफ से इतना रिलेटेड है ना, मतलब कोई देखो एटम मॉलिक्यूल्स तो रिलेटेड तो वो भी हैं, बट फिर भी वहाँ पे ना चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलती। बट जो साउंड चैप्टर है ना वो आपके बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि आपकी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप चीज़ों को सुनते हो, आपके पास ईयर्स हैं, आप समझते हो, ब्रेन जो है वो इंटरैक्ट करता है सिग्नल को, और फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं किसी के भी थ्रू। तो ये आपका ओवरऑल पूरा चैप्टर था, यहाँ पे कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं।